बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। तो हम लोग रस्सी में अभी तक प्रोग्रेसिव वेव पढ़े थे। तो प्रोग्रेसिव वेव का क्या फंक्शन होता था, जिसमें एक्स और टी के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता था। अगर एक्स और टी के बीच में माइनस का साइन होता था तो वेव किधर जा रहा था, राइट साइड, और एक्स और टी के बीच में प्लस का साइन था तो वेव लेफ्ट जा रहा था। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। इसको हम लोग डांसिंग वेव भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। तो ट्रांसवर्स का मतलब हो गया वो वेव जो इनमें पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, और स्टैंडिंग वेव देख रहे हैं मतलब ये वेव रस्सी में आगे नहीं बढ़ेंगी। ये एक रस्सी के लेंथ में, फिक्स लेंथ में केवल स्टैंडिंग हो गया, मतलब इसमें डांसिंग वेव हो गए। पार्टिकल केवल एसएचएम परफॉर्म करेंगे और वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपगेट नहीं करेगा, राइट। इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं या स्टेशनरी वेव भी कहते हैं, स्टेशनरी वेव, या कुछ लोग इसको डांसिंग वेव भी कहते हैं। समझाते हैं क्यों डांसिंग वेव कहते हैं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, जरा ध्यान से समझिएगा, राइट। तो पहले तो यह समझना पड़ेगा कि स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कब होता है। तो दो अपोजिट मूविंग वेव जब सेम रस्सी में ट्रेवल करती हैं और उनके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बराबर होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड बराबर होते हैं, तब उनके सुपरपोजिशन के बाद हमको मिलता है स्टैंडिंग वेव पैटर्न। और उस स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल केवल ऐसे डांस करेंगे, ऐसे मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर लोअर एक्सट्रीम, केवल एसएचएम करेंगे और वो डिस्टरबेंस एक फिक्स रीजन में केवल ऑसिलेट करेगा, यानी वो डिस्टरबेंस आगे पीछे प्रोपगेट नहीं करेगा। तो समझाते हैं कैसे क्या होगा। पहले इसमें थोड़ा सा लिखिए, व्हेन टू अपोजिट मूविंग वेव, ये कंडीशन याद रखिएगा कि स्टेशनरी वेव के लिए क्या कंडीशन है। व्हेन टू अपोजिट मूविंग वेव are produced in same string, 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 comma, a frequency, comma wavelength, frequency, comma wavelength, and amplitude of component wave, frequency, comma wavelength and amplitude of component wave are same, then we get a stationary or standing wave pattern, on superposition of both progressive wave, right, on superposition of both progressive wave। तो पहले तो पढ़ लो अच्छे से, हमने क्या बोला। हमने कहा दो अपोजिट मूविंग वेव जिनके एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी क्या है, सेम, जब वो एक ही रस्सी में सुपरपोजिशन करती हैं, दो अपोजिट मूविंग वेव जब एक ही रस्सी में सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ के साथ सुपरपोजिशन करती हैं, तो हमको उस रस्सी में मिलता है स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अब वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न का क्या फंक्शन होता है वो अभी हम सब दिखाने वाले हैं। यानी स्टैंडिंग वेव भी प्रोग्रेसिव वेव के सुपरपोजिशन से ही तो बनता है। कौन, दो अपोजिट मूविंग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक ही रस्सी में दो अपोजिट मूविंग वेव जिनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बराबर है, उनके सुपरपोजिशन के बाद हमें मिलेगा स्टैंडिंग वेव, राइट। तो मैं तुमसे ऐसे बोलूं, जरा समझिए कि ये एक रस्सी है, ये क्लैंप है, ये रस्सी, इस रस्सी में एक वेव इधर जा रहा है, एक वेव इधर आ रहा है। ये दो अपोजिट मूविंग वेव है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, ठीक। इस वेव का इक्वेशन है y1 इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y1 इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये पहला वेव है, ये किधर जा रहा है, राइट साइड।
तो बताओ यहाँ माइनस का साइन, ये कैसा वेव है? प्रोग्रेसिव। अब ये स्टैंडिंग नहीं है, स्टैंडिंग तो तब बनेगा जब इसका और इस वेव का सुपरपोजिशन होगा। तो एक ये दूसरा वेव है, ये लेफ्ट आ रहा है, इसकी इक्वेशन है y2 इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये दूसरा वेव है जो लेफ्ट मूविंग है, राइट। दोनों का बताओ एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। के क्या होता था? रिवीजन करके आयो, के क्या होता था? एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, राइट। तो के को बोलते थे एंगुलर वेव नंबर, 1 बाई लैम्डा को बोलते थे लीनियर वेव नंबर, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, राइट। तो बताओ ये दो अपोजिट, अब सुनिए ध्यान से सुनो, हो सकता है किसी सवाल में ये ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, ये ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम पहले एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बता देंगे, ठीक है? समझिएगा जरा। हम आपसे कहें कि मान लो y1 इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इनके सुपरपोजिशन के बाद हमें इस रस्सी में कैसा वेव नजर आने वाला है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमें उस वेव का शेप कैसा नजर आएगा, क्यों हम उसे डांसिंग वेव कह रहे हैं, क्यों हम उसे स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं। मान लो हमने रस्सी की जो लेंथ ली है वो लैम्डा ली है, कितनी लेंथ ली? लैम्डा। हमने रस्सी को लैम्डा लेंथ के बराबर लिया है, ठीक। मान लो वेव का वेव लेंथ 2 मीटर है, तो हमने 2 मीटर रस्सी ले लिया। हम इस लैम्डा के अंदर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कितनी बड़ी रस्सी है, राइट। तो हमने मान लो लैम्डा लेंथ के अंदर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन देखना है, तो पहले एक काम करो, इनका कराते हैं, चलो क्या? सुपरपोजिशन। तो याद करो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कल ही तो पढ़ाया था। y रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2, इनका एडिशन। चलो इनका एडिशन करते हैं। तो ये देखो जरा, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इनका हम कराने चले सुपरपोजिशन, ठीक है। y1 प्लस y2, तो जरा इसको ओपन करो यार, इधर देखिए, इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। बताओ, a साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तो आता ही होगा। बताओ क्या होता था? साइन a कॉस b माइनस कॉस a, क्यों भाई? साइन b प्लस, चाहो तो इसी में ब्रैकेट में a पूरे से बाहर कर दें, प्लस, चलो साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b, क्यों? प्लस कॉस a साइन b, ये हो जाए। गौर से देखो जरा, ये कॉस के एक्स ओमेगा टी साइन कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी कट गया, तो ये देखो क्या लिखा है? वाई रिजल्टेंट। सुपरपोजिशन के बाद जब इन दोनों वेव का इंटरफेरेंस हो जाएगा तब हमें जो वेव दिखाई देगा वो ये फंक्शन आ रहा है। देखो जरा गौर से, ये क्या लिखा है? 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिखा। 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं तुमसे कहूं ये जो पार्ट है ये एम्पलीट्यूड पार्ट है, ये एम्पलीट्यूड पार्ट है जो कि डिपेंड ऑन एक्स, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्स, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्स, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्स। पार्टिकल की पोजीशन एक्स पे डिपेंड करता है, कौन? एम्पलीट्यूड। और ये हमारा हार्मोनिक टर्म है। कैसा टर्म है ये? हार्मोनिक। ये हार्मोनिक पार्ट है। याद करो मैंने तुम्हें एसएचएम पढ़ाया था, ठीक। तो यार ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, वाई रिजल्टेंट बराबर ए रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है पूरा 2a sin kx cos ओमेगा टी, ऐसे लिखा है ये। तो जरा गौर से देखो, जहां पर ए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? 2a sin kx के बराबर, राइट। ध्यान समझिएगा, मैं तुमसे कहूं बताओ, अगर मैं कहीं देख दूं y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तुम कहोगे सर ये तो एसएचएम की इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है? t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे? अगर y इक्वल टू a cos ओमेगा टी लिखा है, t बराबर 0 पे पार्टिकल मीन पे है कि एक्सट्रीम पे?
एक्सट्रीम पे टी को 0 रखो, टी को 0 रखो तो y बराबर a आ रहा है, प्लस ए कि माइनस ए, प्लस ए, तो कौन सा एक्सट्रीम? राइट। अब तुम कह रहे हो राइट, बिल्कुल सही, अगर एसएचएम ऐसे होता, लेकिन हम कौन सी वेव पढ़ रहे हैं? ट्रांसवर्स, तो इसमें पार्टिकल तो ऐसे एसएचएम कर रहे हैं, तो कौन सा एक्सट्रीम? अपर एक्सट्रीम। इसका मतलब समझना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, t बराबर 0 पर अगर हम t को 0 रखें, t बराबर 0 पे y सबका क्या आ रहा है? y बराबर क्या आ रहा है? a रिजल्टेंट। यानी सारे पार्टिकल t बराबर 0 पे अपने अपने कहां पे हैं? अपर एक्सट्रीम पे हैं, लेकिन सबका एक्सट्रीम मतलब एम्पलीट्यूड अलग अलग है। किस पर डिपेंडेंट है? x पर। इसका मतलब रस्सी का पूरा मीडियम एक साथ t बराबर 0 पर अपने कहां पे है? अपर एक्सट्रीम पे है, लेकिन सबका एक्सट्रीम अब बराबर हाइट का नहीं है। याद करो प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता था कि सारे पार्टिकल का एक्सट्रीम बराबर हाइट का होता था, लेकिन उस हाइट पर पहुंचने का टाइम सबका अलग होता था। लेकिन स्टैंडिंग वेव में एक साथ सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं, लेकिन सबका एक्सट्रीम आपस में अलग अलग होता है। कोई कहेगा मेरी हाइट सबसे ज्यादा होगी, कोई कह रहा मेरा पीक, मैं अपने पीक पे हूं लेकिन मेरा पीक तुमसे कम है, दूसरा कहेगा मेरा पीक तुमसे भी कम है। यानी अब सबके एम्पलीट्यूड बताओ बराबर हैं कि अलग अलग हैं? अलग, लेकिन उस एम्पलीट्यूड पे पहुंचने का टाइम सबका सेम है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, याद करो प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या क्या डिफरेंस समझिएगा। प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बराबर होता था, बस फर्क इतना होता था कि कोई कभी मीन पे है तो कोई एक्सट्रीम पे। जब ये मीन पे आता था तो ये एक्सट्रीम पे पहुंचता था, तो वहां सबका एम्पलीट्यूड बराबर हाइट का होता था। सब कहते थे कभी ना कभी मेरा नंबर आएगा, मैं उस ऊंचाई पे पहुंचूंगा जहां आप हैं, कभी ऐसी बात होती थी वहां। लेकिन यहां क्या बात होती, कह रहे हम अपनी अपनी ऊंचाई पे एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन किसी की ऊंचाई ज्यादा है, किसी की ऊंचाई कम है। ये स्टोरी है किसकी? स्टैंडिंग वेव। सुनना और बात सुनिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा। हम आपसे कहें इसमें हम जरा t बराबर 0 पे क्या सारे पार्टिकल अपने अपने एम्पलीट्यूड पे हैं, और सबका एम्पलीट्यूड का फंक्शन क्या? 2a साइन k की वैल्यू क्या? 2 पाई बाई लैम्डा। ध्यान से देखना, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। x को अगर हम 0 डाल दें, या बताओ t बराबर 0 पे फोटो बना रहा हूं, t बराबर 0 पे सारे पार्टिकल अपने अपने पीक पे हैं, लेकिन बताओ x बराबर 0 वाले पार्टिकल का पीक कितना है? 0। x बराबर 0 वाला पार्टिकल क्या कह रहा है? मेरा तो एम्पलीट्यूड ही 0 है। अब बताओ किसी का एम्पलीट्यूड अगर 0 है, इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइट 0 जा रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स का मतलब, नोड्स की स्पेलिंग NODES, नो डिस्प्लेसमेंट। नोड्स का मतलब होता है नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो पार्टिकल जो वास्तव में डिस्प्लेस हो ही नहीं रहे हैं, जो वास्तव में ऑसिलेट कर ही नहीं रहे हैं, जो पार्टिकल परमानेंट रेस्ट पार्टिकल, उन पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? नोड्स। तो पहला नोड कहां मिला? x बराबर 0। तो देखो कैसे पहचाना करो, जब तुम एम्पलीट्यूड का फंक्शन बनाओ तो उसमें x को 0 डाल के चेक करो, और x बराबर 0 पे अगर y एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? 0, तो ये पार्टिकल कौन सा है? नोड। ये नोड पार्टिकल, राइट। सुनिएगा जरा, x को अगर हम लैम्डा बाई 4 डाल दें, x को अगर हम लैम्डा बाई 4 डाल दें, रखो जरा, इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है? 2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। जरा चेक करो कितना आएगा। लैम्डा से लैम्डा कटेगा, पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 1। तो बताओ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां तक जा रहा है इसका? 2a। ये 2a हाइट पे है। क्या सारे पार्टिकल अपने अपने अपर एक्सट्रीम में है t बराबर 0 पे, लेकिन x बराबर 0 वाले पार्टिकल कह रहा मेरा तो अपर एक्सट्रीम ही 0 है, और एक x बराबर लैम्डा बाई 4 वाला क्या कह रहा मेरा एक्सट्रीम 2a हाइट का है। जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा होता है उस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं? एंटी नोड। अच्छा बताओ, एक नोड से अगले एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाई 4। दो लगातार नोड के बीच की दूरी? वेरी गुड। दो एंटी नोड के लगातार दूरी? लैम्डा बाई 2। सुनना आप ध्यान से, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगर हम इसमें x को लैम्डा बाई 2 रख दें, तो तुम्हें तो सीधा कह देना चाहिए, अगर यहाँ लैम्डा बाई 2 तो क्या ये पाई होता,
और पाई होता तो एम्पलीट्यूड साइन पाई की वैल्यू। तो ये पार्टिकल भी कह रहा मेरा एम्पलीट्यूड 0, मैं क्या कौन हूं, नोड हूं, क्योंकि मेरा तो मैक्सिमम हाइट ही 0 है। तो पहला नोड x बराबर 0 पे, ये ना रट लेना कि x बराबर 0 हमेशा नोड होता है, ये नहीं मैंने सिखाया। वो तो डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन साइन है कि कोसाइन है। अगर ये कोसाइन होता तो x बराबर 0 रखते तो y बराबर 2a आता। तो बताओ वो नोड बनता कि एंटी नोड बनता, एंटी नोड बनता। तो पहला पार्टिकल चेक किया करो हमेशा कि x बराबर 0 नोड है कि एंटी नोड है, राइट। और फिर उसके बाद पता है रिपीट, एक रूटीन वो है कि एक नोड से पहला एंटी नोड कितनी दूरी पे, उसके बाद फिर अगला नोड से नोड के बीच की दूरी λ/2, दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2। ये फिर प्रोसेस फॉलो करिए। फिर मैथमेटिक्स मत लगाइए, तो मैं मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मत लगाइए। तो देखो मैं लिखने चला, यहां पे लिखने जा रहा हूं पोजीशन ऑफ नोड, पोजीशन ऑफ नोड, देखना ध्यान से। आप बस क्या चेक करो पहला नोड कहां मिला बताओ, x बराबर, तो सुनिए पोजीशन ऑफ नोड x बराबर 0, अगला λ/2, अगला लैम्डा, अगला 3λ/2, अगला 2λ। ये सब पोजीशन होंगी नोड की, लेकिन हमने तो लैम्डा ही लेंथ में ली है। तो लैम्डा लेंथ में कितने नोड मिलेंगे, 3 नोड मिलेंगे। अभी बनाएंगे रस्सी का शेप। अच्छा एंटी नोड की पोजीशन, तो मत मैथमेटिक्स में फंसिए आप क्या करा करिए, सबसे पहला पार्टिकल चेक कर लो कि वो नोड है कि एंटी नोड है। फिर उसके बाद अपना वही रूटीन वर्क कर दो कि दो लगातार नोड के बीच की दूरी λ/2, दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, एक नोड से एक अगले एंटी नोड के बीच की दूरी λ/, एक नोड से बगल वाले एंटी नोड के बीच की दूरी, यस। तो सुनो पहला नोड x बराबर 0 पे है, तो पहला एंटी नोड कहां होगा, वेरी गुड λ/4। अगला, अगला बोलो बोलो, अगला, ये चलता रहेगा, बोलिए। नोट करो पहले इतना, फिर मैं बात करूंगा। एंटी नोड की हाइट कितनी होती है, हाँ 2a। याद रखना कब होती 2a, जब जो वेव सुपरपोजिशन कर रही है उनका एम्पलीट्यूड कितना है a, तब एंटी नोड 2a। अगर ये a/2 होता तो एंटी नोड a होता, ये ध्यान रखना। जब दो प्रोग्रेसिव वेव जिनका सुपरपोजिशन हो रहा है उनके एम्पलीट्यूड अगर a हैं तो एंटी नोड का एम्पलीट्यूड 2a तक जाएगा। तो बताओ एंटी नोड रेस्ट पार्टिकल की ऑसिलेटिंग पार्टिकल कहां से कहां तक, 2a से कितना नीचे तक, -2a के बीच में ऐसा चम करेगा। अभी बना के दिखाते हैं, समझाते हैं पूरी बात तुमको। हो गया, ये नोट हो गया। अब मैं तुम्हें फील कराने जा रहा हूं पूरा कि वो क्यों इसको हम डांसिंग वेव कह रहे हैं, फोटो से समझाएंगे, ठीक है। कैसे पहचानोगे स्टैंडिंग वेव, कि स्टैंडिंग वेव का फंक्शन है, एसएचएम टाइप का फंक्शन होगा, y इक्वल टू 2a, जो एम्पलीट्यूड पार्ट होगा वो खुद डिपेंड किस पे करेगा, x पे, और उसके बगल में होगा एक हार्मोनिक टर्म। ऐसा लग रहा है ये y इक्वल टू a cos ओमेगा t लिखा है, जो a है वो सबका अलग अलग है। क्या ये प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव की क्या पहचान थी, x और t के बीच में प्लस माइनस। स्टैंडिंग वेव की क्या पहचान है कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t टाइप का, लेकिन उसमें जो a होगा वो खुद होगा 2a sin kx या 2a cos kx। वो तो डिपेंड करेगा कि क्या जो दो प्रोग्रेसिव वेव थी उनके क्या फंक्शन थे, उसके हिसाब से स्टैंडिंग वेव का फंक्शन आएगा, राइट। अभी मैं लिख के दिखाता हूं स्टैंडिंग वेव के फंक्शन, लेकिन पहले इसकी बात कर रहे हैं, हटा दें, समझिएगा जरा।
ध्यान दीजिएगा जरा। अभी अभी तुमने देखा कि ये फंक्शन आया था स्टैंडिंग वेव का इस केस में, राइट, 2a साइन के एक्स, ये एम्पलीट्यूड पार्ट था, इनटू कॉस ओमेगा टी, राइट, ये एम्पलीट्यूड था, और ये एम्पलीट्यूड खुद डिपेंड किस पे कर रहा था, एक्स पर, और इस टर्म को हम लोग बोल रहे थे ऑसिलेटिंग टर्म, हार्मोनिक टर्म, राइट, जो कंफर्म कर रहा था कि मीडियम का सारा पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, राइट। हमने नोड की पोजीशन क्या क्या देखी थी, नोड कहां कहां मिल रहा था, एक्स बराबर 0, अगला कहां पे, अगला अगला लैम्डा बाई 2, एक्स बराबर 0 फिर लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 2 लैम्डा, ऐसे मिलेंगे नोड। कैसे चेक करा नोड, जो एम्पलीट्यूड है उसमें एक्स को क्या रख के चेक करो, अगर वो 0 आ जाए तो पहला पार्टिकल नोड, एक्स को अगर 0 रखे हम और वो 2a आ जाए तो पहला पार्टिकल एंटी नोड। नोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नो डिस्प्लेसमेंट, दीज पार्टिकल्स आर परमानेंट रेस्ट पार्टिकल, एंटी नोड्स आर ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ऑसिलेट विद इन रेंज 2a टू -2a, x इक्वल टू पहला एंटी नोड, अगर पहला x बराबर 0 नोड है तो पहला एंटी नोड कितनी दूरी पे, लैम्डा बाई 4, अगला अगला अगला, वेरी गुड, ये एंटी नोड हो जाएंगे, तो बहुत मैथमेटिक्स भी नहीं लगानी है, केवल x बराबर 0 चेक कर लिया करो। अब देखिएगा जरा, मैं फोटो बना रहा हूं, हमने रस्सी की लेंथ कितनी ली थी बेटा, हाँ जी, लैम्डा, चलो t बराबर 0 पर हम बताओ, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर लैम्डा बाई 2 है, ठीक है, और ये x बराबर लैम्डा है, हमें चेक करना है, तो बताओ x बराबर 0, x बराबर लैम्डा बाई 2, लैम्डा, तीनों पॉइंट कौन से पॉइंट है, नोड पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो परमानेंट रेस्ट पार्टिकल, ये नोड हो गए भाई, ये नोड्स, ये भी क्या है नोड, ये भी नोड है। याद करो प्रोग्रेसिव वेव में क्रेस्ट रब बनते थे, और स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटी नोड की बात होगी, राइट, यहां क्रेस्ट रब जैसी कोई बात नहीं करेंगे, यहां नोड और एंटी नोड की बात। देखिए अब t बराबर 0 पे हमें रस्सी का शेप देखना, t बराबर 0 पे ध्यान दीजिए, x बराबर 0 वाला पार्टिकल t बराबर 0 पे कहां था, x बराबर y बराबर 0 पे, ये तो परमानेंट रेस्ट, लैम्डा बाई 4 वाला पार्टिकल कहां पे था, 2a हाइट पे, तो यहां की रस्सी देखो ऐसे होगी, ये वाला पार्टिकल कहां पे टंगा हुआ है, 2a हाइट पे, क्या अपर एक्सट्रीम पे है, ये बताओ लैम्डा बाई 4 वाला पार्टिकल, इसी पार्टिकल का क्या नाम है, एंटी नोड। अब सुनिएगा, इधर देखना, क्या ये नोड हो गया, इधर आ जाओ जरा, अगला एंटी नोड कहां है, 3 लैम्डा बाई 4, जरा यहां x की जगह 3 लैम्डा बाई 4 रखो, x की जगह 3 लैम्डा बाई 4 रखो बेटा, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाई 4 रखते हैं अलग से, देखना जरा, एम्पलीट्यूड था, सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे ही तय, लेकिन एक्सट्रीम जो था वो था 2a साइन के एक्स, ठीक, आपने कहा सर x की जगह क्या रख दीजिए, के देखो 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक, और ये 3 लैम्डा बाई 4, ठीक, क्या ये एंटी नोड है, चेक करो कहां पे है, ये लैम्डा कटा 2 से 2 कटा, 3 पाई बाई 2 साइन 270 कितना होता है, 270 साइन 270 -1, तो क्या ये -2a आ रहा है, यस सर, इसका मतलब क्या ये एंटी नोड है, यस लेकिन ये अपने अपर एक्सट्रीम पे कि लोअर एक्सट्रीम पे, लोअर लोअर एक्सट्रीम, तो ये रस्सी देखो कहां जाएगी, सुन लो ऐसे, और ये बताओ 2a नीचे है लोअर एक्सट्रीम, और ये पार्टिकल एंटी नोड है कहां का, 3 लैम्डा बाई 4 का, और ये रस्सी का फोटो कब का, t बराबर, यानी t बराबर 0 पे रस्सी ऐसे है, बोलो, अगर और रस्सी होती तो अगले लैम्डा बाई 2 में ऐसे होती, यस सर, बात समझ रहे हैं? क्या सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे हैं, यस नो सर, यस एक्सट्रीम पे हैं, सारे पार्टिकल अपने अपने इसका एक्सट्रीम ही कितना है, 0 हाइट का, इसका एक्सट्रीम कितनी हाइट का, अच्छा पता कोई ऐसा भी तो पार्टिकल होगा जो कह रहा मेरा एक्सट्रीम कितनी हाइट का, a हाइट का, यस सर, सोचो कौन होगा वो, ये a कब आएगा, जब ये a बाई, ये 1 बाई 2 आएगा, और ये 2 पाई बाई लैम्डा है, तो ये 1 बाई 2 कब आएगा,
जब ये पाई बाई 6 बनेगा तो ये लैम्डा बाई 12 होना चाहिए। Yes, sir. एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई, 12. यानी ये पॉइंट लैम्डा बाई 12 दूरी पे होगा, जिसका हाइट कितनी होगी, ए। क्या ये पार्टिकल कभी ए हाइट के और ऊपर जा पाएगा? No, sir. ये कह रहा मेरी मैक्सिमम हाइट ये है, मैं एसएचएम करूंगा ए से -a के बीच। ये कह रहा मैं जीरो में ही ऑसिलेट कर रहा हूं, मतलब ऑसिलेट कर ही नहीं रहा, ये नोड है। ये कह रहा मैं ए से मीन से लोअर एक्सट्रीम ए के रेंज में, ये कह रहा मैं 2a के रेंज में। क्लियर? Yes, sir. पक्का? एक बात और जवाब दो मुझे, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन बताओ क्या होगी इसकी, जल्दी बोलो बोलो, केवल इस पार्टिकल की बोलना। ये पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? Yes, sir. अपर एक्सट्रीम से। तो इसके एसएचएम की इक्वेशन बोलो, y इक्वल टू, कोई पार्टिकल अपर एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है t बराबर 0 पे, उसके एसएचएम की इक्वेशन y इक्वल टू a cos ओमेगा t। अगर मीन से शुरू होता तो a sin ओमेगा t, एक्सट्रीम से शुरू, अरे यार यही तो लिखी है देखो, a cos ओमेगा t। Yes, sir. कोई हम एक सिंगल बार, ये कह रहा पूरे वेव की बात कर रहा है, हम एक पार्टिकल को पकड़े, इसकी इक्वेशन क्या, y इक्वल टू a cos, इसकी इक्वेशन, इस वाले पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन y इक्वल टू 2a cos ओमेगा t। बताओ इसमें भी cos ओमेगा t, इसमें भी cos ओमेगा t, इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस, Pi by 2. फिर एक, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, एक इक्वेशन लिखी y इक्वल टू a cos ओमेगा t, एक लिखा y इक्वल टू 2a cos ओमेगा t, फिर डिफरेंस। कैसे देखते थे फिर डिफरेंस भाई, क्या कर रहे हैं आप? एक की इक्वेशन लिखी है a cos ओमेगा t, एक का इक्वेशन लिखा है 2a cos ओमेगा t, फिर डिफरेंस बोलो। इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, दोनों का फंक्शन सेम नहीं है, कितना फिर डिफरेंस? 0 0। तो बताओ ये पार्टिकल कितना फिर डिफरेंस, ये पार्टिकल कितना फिर डिफरेंस? 0. क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल एक साथ अपने अपने अपर एक्सट्रीम पे है। बोलो। Yes, sir. सुनो अब ध्यान से, एसएचएम जब हम पढ़े थे हॉरिजॉन्टल में, एक यहां और एक यहां, कितना फिर डिफरेंस? Pi by 2. यहां से यहां तक के बीच में फिर डिफरेंस पाई बाय 2 होता है, एक अपर एक्सट्रीम एक लोअर एक्सट्रीम, फिर डिफरेंस Pi. बाई आउट ऑफ फेज। तो सुनो अब ध्यान से, हम कुछ बताना चाह रहे थे आपको, एक इस लैम्डा बाई 2 में कोई भी पार्टिकल पकड़ लो, सारे पार्टिकल अपने अपने अपर एक्सट्रीम पे, कोई a बाई 2 पे भी होगा, वो कह रहा मेरी मैक्सिमम हाइट a बाई 2 है, इन सब की इक्वेशन है y इक्वल टू a cos ओमेगा t, सबका a अलग अलग, सारे पार्टिकल लैम्डा बाई 2 के अंदर के पार्टिकल सेम फेज में। Yes. लेकिन ये कह रहा हम अपर एक्सट्रीम, ये कह रहा हम लोअर एक्सट्रीम, ये कह रहा हम भी अपने लोअर एक्सट्रीम पे, ये कह रहा हम अपने लोअर एक्सट्रीम। बताओ इनके बीच में और इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस? पाई। फिर जो तीसरा लूप बनता, तीसरा और पहला फिर 0. 0 सेम फेज। यानी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं स्टैंडिंग वेव में केवल दो ही फेज मिलते हैं, 0 और पाई। कोई तुमसे कहा स्टैंडिंग वेव में क्या दो पार्टिकल पाई बाई 2 फेज डिफरेंस में मिल सकते हैं? आपका जवाब नहीं। क्या स्टैंडिंग वेव में दो पार्टिकल पाई बाई 6 फेज डिफरेंस में मिल सकते हैं? आपका जवाब नहीं। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में याद करो, दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 भी होता था, फेज डिफरेंस पाई बाई 6 भी होता था, फेज डिफरेंस पाई बाई 3 भी होता था, हर फेज पॉसिबल था किसमें? प्रोग्रेसिव वेव में। लेकिन स्टैंडिंग वेव में केवल दो ही फेज मिलेंगे, कौन कौन? 0 या पाई। एक लूप के सारे पार्टिकल आपस में सेम फेज, बगल वाले लूप के साथ आउट ऑफ फेज, अल्टरनेट लूप के साथ अगेन सेम फेज। क्या स्टोरी चलेगी? Yes, sir. कोई भी दो पार्टिकल यहां पाई बाई 6 फेज डिफरेंस पे, पाई बाई 2 फेज डिफरेंस पे, पाई बाई 3, पाई बाई 4 इस तरीके के फेज डिफरेंस पे मिलने वाले नहीं है। यहां केवल दो ही फेज मिलेंगे, 0 और पाई। वो क्लियर है? क्यों? क्योंकि इन सब की इक्वेशन a cos ओमेगा t टाइप की है, इन सब की इक्वेशन -a cos ओमेगा t टाइप की है। Yes, sir. पाई फेज डिफरेंस है, ये आपस में सेम फेज, ये आपस में सेम फेज, यहां से लेके यहां तक के सारे पार्टिकल आपस में सेम फेज। क्लियर? Yes. और ये बताओ इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस? Pi. पाई। और बगल में और लूप होता तो कितना? ये दोनों फिर पाई फेज डिफरेंस, और 1 और 3rd लूप के पार्टिकल अगेन सेम फेज। बोलो। Yes, sir. कोई डाउट? अब सुनिए, ये फोटो कब की थी? t बराबर, 0. अब मैं फोटो बनाने जा रहा हूं, ये हटा दे, Yes. ये तो समझाने के लिए था। अब देखिएगा, अगला फोटो मैं बना रहा हूं t बराबर t/4 टाइम के बाद।
टाइम पीरियड के 1/4 के बाद। तो बताओ एक्सट्रीम से मीन तक आने का टाइम कितना होता है? T/4। ध्यान से देखिएगा, समझते चलना बेटा। ये देखिएगा ऐसे, ठीक, बताइएगा जरा। ये पार्टिकल नोड, ये पार्टिकल नोड, ये पार्टिकल नोड, ये परमानेंट रेस्ट। बताओ 3 नोड है, कितने एंटी नोड है इसमें? 3 नोड है, एंटी नोड कितने दिख रहे हैं? बाकी सब एंटी नोड। एंटी नोड कौन होता है? जिसकी हाइट सबसे, हाँ, कितने एंटी नोड है इसमें? इसकी हाइट कितनी है? इसकी कितनी है? 2 है, तो 2 ही तो एंटी नोड है। एंटी नोड वो पार्टिकल होते हैं जो सबसे ज्यादा दूर तक एसएचएम करने जाते हैं। कितने एंटी नोड है? तुम यहां देखो, लैम्डा डिस्टेंस में यही 2 तो एंटी नोड है, और ये 3 क्या है? नोड। बोलो। तो बताना जरा, ये पॉइंट कौन सा था? ये पार्टिकल एंटी नोड। ये पार्टिकल भी कौन था? एंटी नोड। और ये तीनों पार्टिकल क्या थे? नोड। जवाब देना, मुझे जवाब देना। ये पार्टिकल तो यही रहेगा। ये पार्टिकल अपर एक्सट्रीम से कहां पहुंच गया? मीन। मीन पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी? ए ओमेगा। ए कितना इसका? 2a ओमेगा। बहुत बढ़िया। नीचे की तरफ 2a ओमेगा जा रहा होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी? 0। तो पता है ये सारे पार्ट, अच्छा देखो, जो ए से आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी? ए ओमेगा। तो देखो, ये कह रहा हूं मेरी वेलोसिटी इतनी, ये कह रहा मेरी थोड़ी ज्यादा, ये कह रहा मेरी थोड़ी ज्यादा, ये कह रहा मेरी थोड़ी ज्यादा, ये कह रहा मेरी सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं सबसे ऊंचाई से आया हूं, मेरा एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो मुझे एंटी नोड कहते हैं। अब देखो, ये पार्टिकल फिर घटने लगा, एम्पलीट्यूड इसका 0, इसकी वेलोसिटी 0। क्या ये पार्टिकल वेलोसिटी 0 होगी? ये जो एरो बने हैं किसके लिए बने हैं? वेलोसिटी के लिए। इधर के पार्टिकल बताओ, ये अपने लोअर एक्सट्रीम से कहां पहुंच जाएंगे? मीन। तो किधर जा रहे होंगे? ऐसे ऐसे ऐसे, स्पीड बढ़ती जा रही है, इसकी सबसे ज्यादा, इधर घट रही है, घटते घटते 0। ये फोटो होगा रस्सी का कब? T बराबर T/4 पर। क्लियर? जवाब दो। यहां कौन सी एनर्जी? यहां टोटल एनर्जी बताओ। चलो, यहां रस्सी में टोटल एनर्जी कौन सी? ये पार्टिकल कहां पे है? इसकी वेलोसिटी 0। काइनेटिक एनर्जी 0। बहुत बढ़िया। इसकी वेलोसिटी, सारे पार्टिकल अपने अपने, जल्दी जल्दी बोलो, एक्सट्रीम। क्या सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे हैं? सबकी वेलोसिटी 0, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल। रस्सी में डिफॉर्मेशन है? अरे भाई, रस्सी तो स्ट्रेट थी और वो रस्सी ऐसे हो गई है, लूप बन गया है। तो बताओ यहां पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? तो टोटल एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी? बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, टोटल एनर्जी जब सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे होते हैं तो रस्सी में टोटल एनर्जी पोटेंशियल होती है, काइनेटिक 0 होती है, क्योंकि सारे पार्टिकल की एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन उस पोटेंशियल में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? सोचो, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? इलास्टिक। तो तुम हाइट का ही देख रहे हो, इलास्टिक में हाइट देखते हैं क्या? इलास्टिक के लिए क्या देखते थे? टेंजेंट, स्लोप देखते थे। मैंने कहा था जहां डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा वहां पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा। तो स्लोप सबसे ज्यादा कहां? यहां स्लोप कितना? 0। तो यहां कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। तो जब रस्सी के सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे होते हैं, पूरी एनर्जी पोटेंशियल होती है, और उस पोटेंशियल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नोड का होता है, एंटी नोड का कंट्रीब्यूशन 0। यानी पता है, पूरी एनर्जी यहां भरी हुई है, यहां ये मामला खाली, इधर यहां कोई एनर्जी नहीं है, नोड के पास एनर्जी एक्युमुलेट है। अब देखना क्या हुआ, जैसी रस्सी यहां पहुंची, नोड खाली हो गए, पूरी एनर्जी कहां पहुंच गई? एंटी नोड के पास। एनर्जी का केवल ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी कंजर्व है, जबकि प्रोग्रेसिव बीम में एनर्जी कंजर्व, एनर्जी एक रास्ते से दूसरे रास्ते आगे बढ़ती थी, लेकिन स्टैंडिंग बीम में एनर्जी प्रोपगेट नहीं करे, एनर्जी केवल ऑसिलेट करेगी। कभी पूरी एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक, कभी पूरी की पूरी
पोटेंशियल, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। यहां एनर्जी आगे नहीं बढ़ेगी। प्रोग्रेसिव में क्या होता था, एनर्जी यहां आई, इसने बगल वाले को दी, आगे बढ़ गई, लगातार एनर्जी आगे बढ़ती थी। लेकिन यहां एनर्जी आगे नहीं बढ़ रही है, यहां एनर्जी केवल ऑसिलेट कर रही है, यहां एनर्जी कंजर्व रहती है। प्रोग्रेसिव में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, वहां एनर्जी आगे बढ़ती है। तो बताओ तुम मुझे, अभी एनर्जी किसके पास थी, यहां एनर्जी थी ऐसे, ये एनर्जी जाके देखो यहां इकट्ठी हो गई बेटा, यहां पे पहुंच गई। बताओ अब कौन सी एनर्जी है, टोटल काइनेटिक। यहां टोटल एनर्जी काइनेटिक, और इस काइनेटिक में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, एंटी नोड का। पोटेंशियल कितनी, पूरी रस्सी स्ट्रेट हो गई, पूरा डिफॉर्मेशन खत्म हो गया। बताओ कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बची। बोलो भाई पक्का। अब सुनो क्या हुआ, अगले Ty4 के बाद, यानी Ty2 के बाद, अगले Ty2 के बाद, पहले समझ लो, नोट कर लेना, पे समझ लीजिए पहले। अगले Ty2 के बाद का फोटो बताओ क्या होगा, ये कहां पहुंचेंगे, लोअर एक्सट्रीम। तो देखना रस्सी का शेप क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लो क्या ऐसा हो जाएगा। ये नोड, ये नोड, ये पार्टिकल देखो ऐसे हम नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरा रस्सी यूं नाच रहा है, ये यहां से ऐसे ऐसे डांस हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डांसिंग वेव। और इसमें एनर्जी आगे प्रोपगेट नहीं कर रही है। बताइए जरा, बताइए जरा, ये पार्टिकल कितनी हाइट तक चला गया, 2a। ये कितना नीचे चला गया, 2a। इनके इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस, पाई। अब बताओ अगला ये फोटो, अगला 3D/4 के बाद का फोटो। जगह की थोड़ी कमी है, ये तो और फोटो बना सकते थे। क्या ये सब मीन पे पहुंच जाएंगे, और मीन पे जब पहुंचेंगे तो इसकी वेलोसिटी सबसे कितनी, 2a ओमेगा। और यहां से जैसे जैसे दूर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां घटेगी, और घटते घटते यहां 0, फिर यहां वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये वाला पार्टिकल इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा 2a ओमेगा, और ये वेलोसिटी फिर घटेगी, घटते घटते यहां 0। फिर बताओ अगला t बराबर t पे क्या यही फोटो आएगा, बोलो। और क्या यही सिलसिला चलता रहेगा। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, स्टैंडिंग वेव को दिखाने का अपना एक सिंबल बना लिया। हमने कहा अब हम आगे स्टैंडिंग वेव को, अच्छा बताओ यहां पूरी एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक, फिर कौन सी है, तो देखो यहां से फिर मामला खाली हो गया, पूरी एनर्जी यहां पहुंच गई, फिर से किसके पास, नोड्स के पास। फिर यहां एनर्जी किसके पास आ गई, एंटी नोड। यानी एनर्जी ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, नोड से एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, लेकिन एनर्जी कंजर्व है। यानी बताओ एक लूप की एनर्जी क्या इधर आगे बढ़ रही है, ये लूप की एनर्जी हमेशा क्या है, कंजर्व। जबकि प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी आगे ट्रांसफर होती थी, राइट। अब देखो एक बात, तो हमने क्या करा, स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया वो कुछ ऐसा बना लिया। देखना, हमने कहा कि अगर हम लैम्डा डिस्टेंस में देखें तो हमको कभी रस्सी ऐसे दिखाई दी, ऐसे, कभी रस्सी हमको ऐसे दिखाई दी, कभी रस्सी हमको ऐसे दिखाई दी, ऐसे। तो हमने लूप बनाने लग गए। सच्चाई क्या है कि कभी रस्सी जब ऐसे होगी तो इधर नहीं होगी, जब इधर होगी तो बाकी नहीं होगी। तो वास्तव में कभी कंप्लीट लूप नहीं बनता, लेकिन स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लूप दिखाने लगे, क्योंकि t बराबर 0 पे यहाँ, t बराबर Ty4 पे यहाँ, t बराबर Ty2 पे यहाँ। तो हम कहते हैं रस्सी कभी इधर, तो हमें लूप बनाना। ये लूप जो सिंबल है ये स्टैंडिंग वेव के लिए इस्तेमाल होगा केवल, राइट। और ये वास्तव में लूप कभी बना नहीं है कि, लेकिन हम लूप क्यों दिखाते हैं, क्यों हम ये दिखाना चाहते हैं कभी रस्सी यहाँ, कभी यहाँ, कभी। सच्चाई तो ये तो मैं ये भी दिखाना चाहिए था ऐसे कि सर कभी रस्सी यहाँ पे भी होगी, सर कभी रस्सी यहां पे भी तो होगी, ऐसे दिखाना चाहिए। लेकिन हम जल्दबाजी में केवल लूप दिखा देते हैं। बताओ यहां टोटल एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी थी, 0। यहां टोटल एनर्जी इस जगह पे पोटेंशियल प्लस दोनों होगी, क्योंकि ये वाली सिचुएशन ना मीन की है ना एक्सट्रीम की। बताओ यहां पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगी इस कंडीशन पे। यहां टोटल एनर्जी काइनेटिक,
लेकिन बताओ यहाँ की टोटल जो काइनेटिक अकेले है वो यहाँ पोटेंशियल काइनेटिक और यहाँ केवल पोटेंशियल मिला के बराबर है, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। बस एनर्जी का फॉर्म बदलता है, कभी एनर्जी पोटेंशियल, कभी काइनेटिक, कभी पोटेंशियल काइनेटिक, दोनों। कौन सा पार्टिकल है जो काइनेटिक एनर्जी में कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता, नोड। कौन सा पार्टिकल जो पोटेंशियल में कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता, एंटी नोड। राइट, नोट करिए, नोट करिए। अब बताइए जरा, अब हम इतना तो समझ गए, स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लूप इस्तेमाल करेंगे, राइट। जैसे हम आपसे कहें एक लूप में कितने नोड होंगे, एक लूप में, ये एक लूप है, कितने नोड, दो। एंटी नोड कितने हैं, एक। खुद सोचो ना, एक लूप है ऐसे, तो एक लूप में एक ही तो एंटी नोड होगा, नोड कितने होंगे, दो। अच्छा सुनो, कहां नोड बनेगा, कहां एंटी नोड बनेगा, ये समझ जाएंगे देख के, राइट। कहां नोड बनेगा, कहां एंटी नोड बनेगा, ये हम देख के समझ सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, चार तरीके के स्टैंडिंग वेव हमको मिल सकते हैं, चार तरीके। जैसे एक तरीका तो अभी बता दिया हमने, अभी अभी हमने क्या लिखी थी इक्वेशन, देखो मैं लिख रहा हूं पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, हमें ऐसे इक्वेशन मिल सकते हैं। मैं पहला लिख रहा हूं, जैसे अभी भी हमने लिखा 2a, क्या आया था, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिखा था। गौर से देखिएगा जरा, गौर से देखिएगा, ये अभी पढ़ के गए। ये कब बना था, याद करो, एक वेव थी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और एक थी साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इस पार्ट को क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड। तो इसी को देखा करो, बस इसी को देखो। इसमें x को 0 डाल के चेक करो, तो x बराबर 0 डाला, एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, x को 0 डालोगे एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 0। तो x बराबर 0 क्या बनेगा, किसी का एम्पलीट्यूड 0, वो नोड की एंटी नोड, नोड। तो सुनो अब ध्यान से, तो मैं तुमसे कहूं इसको देख के बताओ नोड, नोड कहां कहां होंगे। तो हमेशा x को 0 रख दो, तो x को 0 डाला तो एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, तो आपने कहा सर नोड पहला 0 पे, अगला नोड यस, अगला नोड लैम्डा, लैम्डा बाई टू ऐड होगा, अगला 3 लैम्डा बाई, अगला अगला, अरे यार अगला नहीं बता पा रहे हो, लैम्डा बाई 2 ऐड करना है भाई। अब बताओ, अगर नोड पता चल गया, अब उधर देखना भी नहीं है, एंटी नोड कहां कहां होगा, पहला एंटी नोड x बराबर, ये x बराबर लिखा है, x बराबर लैम्डा बाई 4, अगला अगला यस, अगला यस, ये एंटी नोड की लोकेशन होंगी। तो मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं, कभी हो सकता है वो ये फंक्शन जैसे दिखे तुम्हें, तुम तुरंत समझ जाओगे स्टैंडिंग वेव है, वो का नोड की पोजीशंस क्या है। तो एम्पलीट्यूड वाले टर्म में, इस टर्म में x को 0 डाल के चेक कर लो, यानी पहला पार्टिकल पता कर लो कि नोड है कि एंटी नोड। फॉर एग्जांपल मान लो दूसरी संभावना ऐसे इक्वेशन लिखी है, y इक्वल टू, अच्छा इसमें हम एक चीज और देखें, इसमें t बराबर 0 पर सारे पार्टिकल अपने अपने कहां हैं, एक्स, यानी t बराबर 0 पर अगर हम रस्सी का शेप देखें, सब में फर्क बताते चलें, तो ये रस्सी अगर हम लैम्डा बाई 2 लेंथ में देखें, कितने में, तो ये नोड होगा, ये नोड होगा, तो क्या ये रस्सी ऐसे होगी, बोलो भाई, ये कब का शेप है रस्सी का, t बराबर 0 को। इस वेव के लिए, इस स्टैंडिंग वेव को t बराबर 0 पे देखें तो रस्सी ऐसे दिखाई देगा, कितनी लेंथ में, लैम्डा बाई 2 लेंथ। समझना, मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं, क्या डिफरेंसेस हैं। अगर फंक्शन ये लिखा है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिखा है, कॉस की जगह अब क्या है, साइन ओमेगा टी, मान लो ये भी स्टैंडिंग वेव है। इसमें फर्क क्या, जरा सोचिए, इसमें फर्क, ये पार्ट कौन सा है, एम्पलीट्यूड, इसको पकड़ो, इसमें x को 0 डालो, x बराबर 0 पे ये क्या आ रहा है, तो फिर बताओ नोड की पोजीशन, x बराबर 0, अगला अगला अगला, ये सब नोड की पोजीशन है,
तो इसमें भी वही थी। Yes. यस, नो प्रॉब्लम। एंटी नोड की पोजीशन क्या होगी? एंटी नोड एक्स बराबर लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, हाँ 5 लैम्डा बाई 4। अब तुम कह रहे हो सर इसमें फर्क क्या? फर्क है। जब हमने पहली बार देखा तो t बराबर 0 पर ये 1 हो रहा था, तो सारे पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे थे। यहां t को 0 रखो तो सारे पार्टिकल अपने बाई सबका 0, सारे पार्टिकल अपने अपने मीन पे होंगे ऐसे। तो ये रस्सी ऐसे होगा t बराबर 0 पर। इस वाली वेव के लिए रस्सी ऐसे दिखाई देगा और इस वाली वेव के लिए रस्सी ऐसे दिखाई देगा t बराबर 0 पर। बोलो Yes, sir. कोई दिक्कत? अब देखिएगा जरा, अगर ऐसे लिखा इक्वेशन पहले समझ लो, y इक्वल टू 2a cos kx cos ओमेगा t, ऐसे है मान लो, ऐसे फंक्शन लिखा, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पार्ट कौन सा है? एम्पलीट्यूड पार्ट। ये सब स्टैंडिंग वेव की पॉसिबिलिटी है बेटा, ये एम्पलीट्यूड पार्ट। हमें नोड खोजना है और एंटी नोड खोजना है, तो x को 0 डाल के चेक करो। x बराबर 0 पर 2a, तो x बराबर 0 इज एंटी नोड। तो सुनिए अब, x बराबर 0, x बराबर लैम्डा बाई 2, x बराबर लैम्डा, x बराबर 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, ये सब किसकी पोजीशन? एंटी नोड। देख लो अच्छे से, अब ये एंटी नोड है बेटा, बोलो। Yes, sir. और अगर ये एंटी नोड है तो नोड कहां से शुरू होगा? x बराबर Lambda by 4. लैम्डा बाई 4 से। यस, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, सब में कितना जोड़ते चले जा रहे हैं? Lambda by 2. लैम्डा बाई 2। यस, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, ये सब अब नोड होंगे। तो कहां नोड कहां एंटी नोड, वो इस बात से डिसाइड होगा। Yes, sir. तो मैथमेटिक्स से बच रहे हो तुम कि उसके सोल्यूशन खोजते घूम रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन, वो सब नहीं निकालना। आप सीधा x और 0 चेक करो, उसके बाद आप एकदम धड़ धड़ लिखते चले जाओ। बताओ रस्सी का सेप, t को 0 रखो, Yes, sir. ये क्या होगा? 1। तो ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड। सारे पार्टिकल अपने अपने Extreme. एक्सट्रीम पर, t बराबर 0 पे ये रस्सी ऐसे। x बराबर 0 वाला पार्टिकल कौन है? एंटी नोड। तो सुनिए अब ध्यान से, ये रस्सी ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, मतलब गलत बना दिया मैंने, ऐसे। ये रस्सी का शेप है लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस में, ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 2 है, और ये x बराबर 0 है। लैम्डा बाई 2 में दिखा रहा हूं मैं, तो देखो x बराबर 0 एंटी नोड, Yes. और x बराबर लैम्डा बाई 2 इज ऑल्सो एंटी नोड, यानी ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ये कितना ऊपर टंगा होगा? 2a। ये कितना नीचे होगा? 2a। ये नोड होगा, ऐसे होगी रस्सी। Yes, sir. क्या बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, अब आओ, चौथी संभावना ये होगी y इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। ये भी तो हो सकता है, Yes, sir. बोलो। ये कौन सा पार्ट है? Amplitude. एम्पलीट्यूड। ये हार्मोनिक, ये हार्मोनिक, ये हार्मोनिक पार्ट, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसमें बताओ x को 0 रख के चेक करो, ये 2a आएगा, यानी बताओ x बराबर 0, लैम्डा बाई 2, लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, ये सब कौन सी पोजीशन? एंटी नोड। देख लो यार, Yes, sir. x बराबर लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, और 5. ये सब क्या है? नोड। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए। टी को 0 डालो, टी बराबर 0 पे ये 0, तो सारे पार्टिकल ऐसे होंगे। टी बराबर 0 पे सबका बाई 0 आ रहा है, लेकिन ये ख्याल रहे
ये पार्टिकल फिक्स नहीं होगा, फिक्स वाला पार्टिकल यहां होगा, ये फिक्स पार्टिकल, ये है कौन, नोड। तो ये वास्तव में शेप ऐसे बनेगा, देखो कभी रस्सी ऐसे होगी, कभी रस्सी ऐसे होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे, समझ गए, Yes, sir. ऐसे। टी बराबर 0 पे कैसी दिखाई देगी, स्ट्रेट। ये डिफरेंसेस होंगे, और ये चारों ही फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Stand. स्टैंडिंग वेव को। नोट करिए, नोट करिए। अब देखो बेटा आगे, और स्टैंडिंग वेव बनता कैसे है, कोई तुमसे कहे स्टैंडिंग वेव कब बने, कैसे बनेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, टू अपोजिट मूविंग प्रोग्रेसिव वेव के सुपरपोजिशन। कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड भी लगभग बराबर, राइट। एम्पलीट्यूड अलग भी होता है तब भी स्टैंडिंग वेव बनता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एम्पलीट्यूड क्या रहे, बराबर, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें, मान लो एक इक्वेशन ये है, y1 इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये किसकी इक्वेशन है पहले ये बताओ, कौन सी वेव है ये, Progressive. प्रोग्रेसिव, बहुत बढ़िया। और दूसरी वेव है y2 इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, क्या ये भी प्रोग्रेसिव है, Yes. एक किधर जा रहा है, राइट, एक लेफ्ट। क्या यही कंडीशन है स्टैंडिंग वेव बनाने की, Yes. कि आपको दो अपोजिट मूविंग प्रोग्रेसिव वेव, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड चाहिए, आपने ऐसा करा। इनका कराइए जरा सुपरपोजिशन, y1 प्लस y2, ठीक है। तो बताओ ये क्या बनेगा, ए कॉमन लेना है, बताओ cos a माइनस बी का फॉर्मूला, बोलो आयुष जल्दी जल्दी, cos a इंटू cos b, फिर बोलो आगे, Plus. प्लस Sin. साइन ए इंटू साइन बी, काफी दबाव में लग रहे हो, इधर बोलिए क्या लगेंगे, प्लस cos a इंटू cos b, क्यों, Yes, sir. माइनस साइन इंटू साइन बी। तो देखो साइन ए इंटू साइन बी वाला टर्म हो गया कैंसिल, तो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव का फंक्शन आ गया, देखो क्या, 2a cos के एक्स इंटू cos ओमेगा टी, ये देख लीजिए, क्या ये स्टैंडिंग वेव है, Yes. यस। ये उसका, Amplitude. क्या ये उन्हीं चार में से एक है, Yes. यस। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कब कौन सा फंक्शन बनेगा, वो इससे डिसाइड होगा कि तुमने कौन सी दो प्रोग्रेसिव वेव कंसीडर करी थी, कौन सी दो प्रोग्रेसिव वेव का सुपरपोजिशन कराया था, उसके हिसाब से डिसाइड होगा स्टैंडिंग वेव का फंक्शन, राइट। Yes. तो बताओ भाई, अगर हम इसमें x को 0 रख दें
तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 2a, तो x बराबर 0, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, ये किसकी पोजीशन एंटी नोड। x बराबर लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, ये किसकी पोजीशन नोड्स। कौन से पार्टिकल रेस्ट पार्टिकल होते हैं नोड के एंटी नोड। नोड एंटी नोड आर ऑसिलेटिंग पार्टिकल, किस रेंज में ऑसिलेट करते हैं मीन से कितना ऊपर 2a, कितना नीचे -2a, मतलब 2a माइनस का मतलब ही नीचे है, 2a ऊपर और 2a नीचे, राइट। नोट करिए और उसमें पहला पॉइंट लिखिए, अब कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बताते हैं जरा। अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए, स्टैंडिंग वेव हैव only two phase difference. Standing wave have only two phase difference. Standing wave have only two phase difference. कौन कौन सा 0 and pi, 0 and pi, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड और टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड। Separation between two consecutive node or two consecutive antinode. Answer lambda by 2 लिख लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटीनोड, अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटीनोड इक्वल टू लैम्डा बाई 4 होगा। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटीनोड इक्वल टू लैम्डा बाई 4, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एंटीनोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एंटीनोड which are in same phase, which are in same phase, which are in same phase equal to lambda, yes, which are in same phase। दो नियरेस्ट एंटीनोड जो सेम फेज में होते थे वो अगल बगल लूप के नहीं होते थे, वो अल्टरनेट लूप के होते थे। अगला पॉइंट, इन स्टैंडिंग वेव amplitude of each particle, in standing wave amplitude of each particle vary with respect to its location, vary with respect to its location x, vary with respect to its location x, vary with respect to its location x, but in progressive wave amplitude of each particle is same, but in progressive wave amplitude of each particle is same। क्लियर है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं एक भी पॉइंट, क्योंकि सब बता चुका हूं। अगला पॉइंट, when all the particles are at extreme position, when all the particles are at extreme position, when all the particles are at extreme position, then total energy is potential, and total energy is potential, and contribution of node and contribution of node in potential energy, and contribution of node in potential energy is maximum।
कंट्रीब्यूशन ऑफ नोड इन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। याद करो नोड पे स्लोप सबसे ज्यादा होता था भाई। ये पिक्चर है, ये है जब सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, तो देखो यहां स्लोप सबसे ज्यादा, ऐसे बोलो। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है? नोड पर। एंटी नोड पे कितनी होती है? 0। अगला पॉइंट, व्हेन ऑल द पार्टिकल्स are at mean position, when all the particles are at mean position, when all the particles are at mean position, when all the particles are at mean position, then total energy is kinetic, and total energy is kinetic, and contribution of antinode is maximum, and contribution of antinode in kinetic energy is maximum, and contribution of antinode in kinetic energy is maximum. Clear? अगला point, total energy of a loop is conserved. Total energy of a loop is conserved. It only fluctuate. It only fluctuate. It only fluctuate. ये केवल फ्लक्चुएट करता है, राइट। ये क्या रहता है? कंजर्व, राइट। अब हेडिंग डालेंगे वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यहां से हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग।